नमस्कार। वेबिनार में जुड़े सभी लोगों का स्वागत है। आज गिरनारी मंडल का 829वां वेबिनार है। आज के वक्ता हैं अहमदाबाद से वैद्य श्री विनोद भाई ठक्कर साहब, जो आज के विषय के बारे में आयुर्वेद के सुभाषितों का विश्लेषण के बारे में भाग 7, आयुर्वेद के सुभाषितों का विश्लेषण भाग 7। तो सुभाषित यानी कि दोहे, आयुर्वेद के जो दोहे हैं हिंदी में, उसका विश्लेषण करेंगे वैद्य श्री विनोद भाई ठक्कर साहब। वैद्य श्री विनोद भाई ठक्कर साहब से अनुरोध है कि वो अपना वक्तव्य अब शुरू कर सकते हैं। नमस्कार साहब, जय धन्वंतरी। વાલા શ્રોતા બંધુઓ, આપના આજના વક્તાના વિષયે આપનો કોમેન્ટ બોક્સમાં પ્રતિભાવ આપશો તો આજના વક્તાશ્રીને પુનઃ પ્રકાશન અને પૂર્ણ વક્તવ્ય આપવામાં ઉત્સાહ વધશે એ અપેક્ષાએ પુનઃ પ્રાર્થના કે આપને આજના વક્તવ્ય વ્યાજબી અને યોગ્ય લાગ્યું હોય તો અવશ્ય કોમેન્ટ કરશો જી. નમ્ર પ્રાર્થના. જય ધન્વંતરી, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય દ્વારકાધીશ. आज आयुर्वेद के सुभाषितों का विश्लेषण भाग 7 वेबिनार नंबर 829, 828 में भाग 6वां हिंदी का ही था और आज 7वां भी हिंदी में ही। और हर बार ये कहना पड़ता है कि एक चिकित्सक न होने के बावजूद भी आदमी को अगर ये सुभाषित अगर कंठस्थ हो जाए, दिलो दिमाग में बैठ जाए, तो कई बार इस विवाद की वजह से वो अपना निजी चिकित्सा आपातकालीन में कर सकते हैं। और इसी बात को केंद्र में रख के शायद अपने आयुर्वेदाचार्यों, ऋषि परंपरा में ये मुहावरे, दोहे, सुभाषित दिए हैं ताकि आयुर्वेद का घरेलू नुस्खे जीवंत रहे और आपातकालीन में सबसे ज्यादा उपयोग हो सके। हर एक प्रांतीय भाषा में मैंने देखा है, मराठी में भी है और साउथ में भी, तमिल तेलुगु में भी है और भोजपुरी यूपी में भी ऐसे दोहे मिलते हैं। तो हर एक प्रांत में, हर एक जगह पे ये और वहां की जो सुलभ प्राप्त घरेलू मसाले और जड़ी बूटियां, उसी को दोहे में जोड़ के प्रयास हुआ है ताकि जब जरूरत लगे ये दोहे से उनका घरेलू इलाज कर सके। एक और बात भी मैं इससे सोचता हूं और मेरे को 2 बार तो ये ख्याल भी आ गया था कि इसके पीछे एक और बात भी लगी है, जड़ी बूटियों की कीमत यानी उसका प्राधान्य। आज जो पहला दोहा है उससे ही पता चलेगा कि जड़ी बूटियों पर जानकारी भी कितनी आवश्यक है। पहले गांव खेड़े में ज्यादा था
और गांव खेड़े वाला ही देश था। आज भी 40-50 साल में, यानी 5-6 शतक में, अरे दशक में ये शहरीकरण हो गया। लेकिन पहले गांव देहात में ये जड़ी बूटियों की जानकारी थी, आज वो लुप्त होती जा रही है आमतौर पे। तो ये दोहे में कहीं कहीं बार जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल किया है ताकि जड़ी बूटियों की पहचान जीवंत रहे। ये भी एक बड़ी बात देखने मिली मुझे। तो आज का पहला दोहा उसी पे है। एलोवेरा आंवला करे खून में वृद्धि, उदर व्याधियों दूर हो, जीवन में हो सिद्धि। अब ये एलोवेरा, हिंदी में एलोवेरा शब्द नहीं, लेकिन एक दोहे में सरलता के हिसाब से एलोवेरा जोड़ के हिंदी में तो ललित कुमारी कहते हैं। तो यहाँ एलोवेरा अंग्रेज शब्द नाम है, क्योंकि आमतौर पे भी आज ये नाम प्रचलित हो गया है। एलोवेरा ललित कुमारी दुर्गा देवी कुमार पांडु के ये, तो ये जड़ी बूटी की पहचान अगर नहीं है तो ये दोहे या ये सुभाषित का लाभ नहीं ले सकते। एलोवेरा आंवला करे खून की वृद्धि, इतनी सरल बात। करे खून की वृद्धि यानी जिनको खून की कमी है, कमजोरी है, और खून का जो नाम बताया है बदन में, अगर उसमें कमजोरी है या उसमें कम है तो इसका प्रयोग करके आप लाभ ले सकते हो, उससे मुनाफा हो सकता है, फायदा हो सकता है। उदर व्याधियों दूर हो, अभी उदर यानी पेट, पेट की बीमारियां दूर हो। दो बात बताई, खून की वृद्धि और पेट की बीमारी। खून की वृद्धि तो है, हर एक के लिए खून बहुत जरूरी है और खून का माप सही रहना चाहिए बदन में। अगर क्योंकि पूरा जो खान पान जो करते हैं उसका जो सार भाग है, रस भाग है, वो खून से मिलके पूरे बदन में जाता। अगर खून का रेशियो कम रहेगा, खून का नाम कम रहेगा, तो ये पहुंचने वाला जो कार्य है उसमें भी दिक्कत रहेगी। और दूसरी बात बता दी, उदर व्याधि यानी पेट के दर्द, पेट से जुड़े तमाम दर्दों को दूर करेगा ये दो चीज। जीवन में हो सिद्धि, यानी जीवन यानी इससे आप स्वस्थ रह सकते हो। कहने का मतलब ये है आपके स्वास्थ्य के लिए ये काफी उपयोगी है। कब दोनों के गुणधर्म भी देख लेते हैं साथ साथ, क्यों ऐसा जोड़ के बनाया। तो आंवला तो सब जानते हैं, कसाई रस है, मधुर है, तिक्त मूत्रदाह को भी कम करता है, प्रमेय में भी, डायबिटीज प्रमेय में भी लाभदायी है, शीत है, सारक है यानी माड़ को नीचे की तरफ सरकाने के लिए वो उपयोगी बनता है, बल्य है और रक्तवर्धक है। आंवला को सब जानते हैं रक्तवर्धक है, उसके लिए और कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन साथ में कुमारी, घृत कुमारी जो बोलते हैं, उसके भी गुण देख लेते हैं अपन। तो शीतल है, तिक्त है, रसायन है, आंवला भी रसायन है, कुमारी भी रसायन है। अग्नि दीपक यानी भूख को बढ़ाता है। वेदक या वेदक शब्द यानी जमे हुए मल को, चिपके हुए मल को जो खरोच के निकाले, वो शास्त्रीय शब्द वेदक। तो ये कुमारी ये काम करता है, जमे दीवार पे अंदर के बाजू शरीर के अंगों में जो मल चिपक गया है, या तो जो दुष्ट है, विष है,
वो चिकन यानी उसको खरोच के निकाल, और बलिया है मुश्किल। अब दोनों के गुण धर्म को देखते रहे, एक अच्छा सा मेल बना के तो अक्सर 40 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दवाई के तौर पे आप ले रहे हो, ये खुराक नहीं है, ये दवाई के तौर से लेना। तो दवाई का जो शास्त्रों में माप बताया है स्वरस का, और उसकी महत्तम मात्रा जो बताई है वो 40 ml बताई, तो उससे आगे लेना मुनासिब नहीं रहेगा। फायदे के बजाय शायद नुकसान भी हो सके, शायद मैं कह रहा हूँ, होगा ये नहीं कह रहा हूँ। दस्त अगर आने लगे चिंतित दिखे मात, दालचीनी का पाउडर ले पानी के साथ। अब दस्त यानी जिनको जुलाब हो गया है, बार बार जुलाब होता है, जुलाब बदन से भी होता है, और आयुर्वेद में ग्रहणी रोग भी बोला गया है, और भी कहीं कारण होते हैं, तेजा है, फिर किसी का विष टॉक्सिन होने से भी दस्त होता है, गर्मी में भी होता है, तो इसके कई कारण है। लेकिन उपाय घरेलू नुस्खा कि दस्त अगर आने लगे चिंतित दिखे मतमान, यानी दिमाग में चिंता लगने, दालचीनी का पाउडर, दालचीनी यानी जो गुजराती में अपन तज बोलते हैं, तज, दालचीनी तज को कहते हैं, दालचीनी का पाउडर ले पानी के साथ। अब इसमें पानी के साथ लेने का कहा, और कुछ नहीं बताया है, गुड़ मिलाओ, शहद मिलाओ, कुछ बताया नहीं है, सिर्फ दालचीनी का पाउडर। जिसने भी लिखा होगा अपने तजुर्बे से लिखा होगा, तो मैं इसमें कुछ बोलने की वो नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा है पानी के साथ ले, तो शायद अगर शक्कर के साथ मिला के लेते हैं, गुड़ के साथ, शहद के साथ, या और किसी के साथ, तो शायद उसमें गुड़ में या उसके परिणाम में फर्क हो सकता है। तो इसमें मैं अपने हिसाब से, अपने तौर से कुछ नहीं कहूँगा, प्रयोग करके देख लेना चाहिए। और नाम नहीं लिखा, तो नाम के लिए भी जरा इतना कहूँगा कि 2 ग्राम एक बार लिया, आधे पौने घंटे के बाद मोर आयुर्वेद में एक शब्द आता है शास्त्रों में, मोर यानी हर 10-15 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद दोबारा ले सकते हैं, लेकिन वो भी 3 बार से ज्यादा, क्योंकि दवाई जो काम करेगी वो अपने मन से काम करेगी, लेकिन वो यानी 1 बार, 2 बार, 3 बार दोगे तो वो उसका कार्य थोड़ा गति से बनेगा। ऐसे तुरंत इंजेक्शन के मौके पर उसका परिणाम नहीं मिलेगा, लेकिन कई अवस्थाओं में पूर्ण दवा देने का शास्त्र में विधान है, तो 3 बार हर आधे घंटे में या पौने घंटे में, जैसे अपनी बीमारी की जरूरत है उस हिसाब से 2 या 3 बार आधे पौने घंटे के दूरी पे ले सकते हैं और प्रयोग करके देखना चाहिए।
और समझना जरूरी है। मुंह में बदबू हो अगर, दालचीनी मूंग दाल बने सुगंधित मूक महक दूर होए तत्काल। अब फिर वापस वही दालचीनी की बात आ गई। दालचीनी यानी गुजराती में तज बोलते हैं। अब उसमें मुंह में डालने का बोला, यानी 3 उंगली के बीच में जो पाउडर अपने को है वो मुंह में लगा के उसका रस निकालना। मुंह में उसका रस बने हुए चारों तरफ घुमा के फिर पेट में निकाल। एक तो सुगंधी होता है तज, कंठ शुद्धिकर भी है, तो इसमें गुंजाइश नहीं है कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। हाँ, उसके गुणधर्म के हिसाब से वो मधुर और कटु यानी तिक्त है, और पतली वाली तज लेनी चाहिए। दालचीनी पतली वाली, जाड़े वाली मोटे वाली नहीं। ये अनुलोमक भी है, नाड़ी बलीय भी है, मुख दुर्गंधनाशक। ये जो दोहा है सुभाषित है, ये उसी के मद्देनजर शास्त्र ने भी बताया कि ये मुख दुर्गंधनाशक है, पीतकर है, कंठ शुद्धिकर है और बस्ती शोधक है। बस्ती यानी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रेन दोनों, यानी बच्चेदानी बोल सकते हैं, यूट्रियस बोल सकते हैं, दोनों को ये काम करता है। अब इसकी मात्रा जो मैं बताया, 3 उंगली के बीच में जितना पाउडर आवे उतना ही मुंह में लगाना है, क्योंकि गुणधर्म के हिसाब से तो है, तिक्त है। तो मुंह में अगर मात्रा कम हुई तो अच्छा है, लेकिन ज्यादा मात्रा होगी तो उसकी गर्मी दिखने मिलती है। और बताया है पीतकर है, यानी पीत में पीत यानी अग्नि बढ़ेगी तो मुंह में छाले मिटने के बजाय बढ़ सकते हैं। तो नाम का खास ध्यान रखना जरूरी है। कंचन काया को कभी पीत अगर दे कष्ट, घृत कुमारी संग आंवला करे उसे भी नष्ट। आगे जो आया ये उसका नया है, ये पीत के ऊपर भी काम कर रहा है। आंवला और घृत कुमारी का योग जो है वो पीत पे भी काम कर रहा है। तो जिनको गर्मी की प्रकृति है, उष्ण प्रकृति है, मिला के अगर आप लेते हो तो सर्दी जुकाम में फायदा करता है। अब एक बात यहाँ समझ लीजिए, आंवला सर्दी को बढ़ाता है, लेकिन 1 ग्राम हल्दी उसमें मिलने से औषध बन जाता है। तो कितनी बड़ी बात एक छोटे से सुभाषित में लाती है। 20 मिली रस आंवला हल्दी हो 1 ग्राम, नाम बता के बताया। तो इसी को ध्यान में लेते हुए अपने को कभी इस्तेमाल की जरूरत हुई तो इस तरह से
इस्तेमाल कर लेना चाहिए। नींबू, बेसन, जल, शहद मिश्रित लेप लगाए, चेहरा सुंदर तब बने, बेहतर यही उपाय। अब बेसन का तो सब जानते हैं, लेकिन नींबू, बेसन, जल, शहद, शहद यानी हनी, मध, ये चारों का कॉम्बिनेशन करके लेप लगाने का मतलब मुंह पे। चेहरा सुंदर तब बने, जिससे चेहरे की सुंदरता बढ़ती है, बेहतर यही उपाय। अब नींबू का जो आया है, बेसन का तो यानी चने का आटा, बेसन चने को आटे में, तो बेसन तो आमतौर पे भी सब लगाते हैं। शहद तो एक योगवाही है, उसके गुण में पूर्ति करने के लिए मिलाया है। लेकिन नींबू, तो नींबू के गुण समझ ले, क्योंकि मुझे भी कुछ नया लगा था तो मैंने नींबू के गुण देखे। नींबू के गुण भी आपको कह रहा हूँ। नींबू उष्ण है, दीपक है, पाचक है, नेत्र हितकर है, त्रिदोष नाशक है, रक्त शोधक है और वर्ण सुधारक है। वर्ण दूष्य यानी चमड़ी के जो कालापन है उसको दूर करता है। और नींबू की छाल का पाउडर भी तो फेस पैक में इस्तेमाल होता है। तो जब नींबू की छाल का इस्तेमाल हो रहा है तो नींबू के रस का भी गुण वही रहेगा। तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि ये काम करेगा। पीता थोड़ी छाछ जो भोजन करके रोज, नहीं जरूरत बैठ की चेहरे पर हो ओझ। अब ये गुजराती में अपन जो छाछ के बारे में कहे हैं कि शुक्र से दुर्लभ, अगर भगवान को, देवता को भी अगर छाछ पीनी है, छाछ को अमृत धरती की अमृत बताया है, तो उसे पृथ्वी लोक में आना पड़ेगा। तो ये छाछ के बारे में जो बताया है, अब छाछ जो है वो बनाने का तरीका है 25% दही और 75% पानी, तभी छाछ बनता है। ये समझ लेना। तो छाछ पतली रहेगी, तो ये छाछ की बात कर रहे हैं। पीता थोड़ी छाछ जो, या थोड़ी शब्द इस्तेमाल, क्योंकि छाछ जो है वो पीत कर है, दीपन पाचन के लिए उसको पीना है, स्वाद के हिसाब से नहीं पीना है। उसका गुणधर्म दीपन पाचन, यानी एक कटोरी जितना पी सकते हैं, आधा गिलास, पौना गिलास पी सकते हैं। लेकिन अगर आप 3-3, 4-4 गिलास पी लेते हो तो उससे पीठ की बढ़ोतरी होगी। और लगातार अगर आप उसी तरफ से छाछ पीते रहोगे तो थोड़े दिनों में पीठ के बढ़ापे से कई और बीमारियां भी आपको होने की गुंजाइश बन सकती है। तो ये जो है ना, मैं ये बार बार कहना चाहता हूं कि नाम, प्रकृति, वक्त, देश, सब काल, सब देख के, चाहे भले वो सुभाषित है लेकिन है शास्त्रीय, ये अपने को उस हिसाब से ध्यान में रख के इसका इस्तेमाल करना रहेगा। ठंड अगर लग जाए जो नहीं बने कुछ काम, नियमित पीले गुनगुना पानी दे आ रहा हूं। सर्दी के दिनों में गुनगुना पानी, यानी हल्का सा चाय जैसा पानी अगर आप लगातार सादे पानी के बजाय गुनगुना पानी हर आधे घंटे में पीते रहोगे तो ठंड लगती है, जब बदन ठंडा हो जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं अवश्य लाभ होगा। लेकिन यहाँ भी धीरे धीरे और एक
अंतर अंतर में कुछ वक्त के बाद गुनगुना पानी पीना है, चाय जैसा। ऐसा नहीं कि एक बार एक लोटा भर के पी लिया, वैसे नहीं है। हर आधे घंटे पौने घंटे में गुनगुना पानी अगर आप पीते रहते हो तो अवश्य लाभ हो। कफ से पीड़ित हो, अगर खांसी बहुत सताए, अजवाइन की भाप ले, कफ तन बाहर आए। मैंने आगे के वेबिनार में यानी 828वां वेबिनार में बताया था कि बच्चे को जब ज्यादा कफ फेफड़ों में जमाव हो जाता है तो घरेलू नुस्खे में एक कपड़े में भुंजी अजवाइन की पोटली बना के गले में लटका देते, तो वो गर्म होने से और उसकी भाप नाक से अंदर जाते वो कफ निकल के बाहर निकलता। ये उस वक्त मैंने अजवाइन की एक और सुभाषित थी, उसमें बताया था। आज ये उसका प्रमाण ये नुस्खा मिल रहा है। अजवाइन कफ से पीड़ित हो, अगर खांसी बहुत सताए, अजवाइन की भाप ले, कफ पर तब बाहर आए। यानी अजवाइन की भाप यानी अपन जिसको कोयला बोलते हैं, उसके ऊपर हल्का सा डाल के कपड़ा सर के ऊपर लगा के उसकी भाप अगर लेते हैं तो जमी हुई कफ शरीर से बाहर आ सकती। लेकिन उस वक्त आंखें बंद रखनी चाहिए। अगर आंख में वो घुमा जाता है तो जलन होगी, तो आंखें बंद रखनी भी जरूरी है। अजवाइन ले छाछ सा मात्र 5 ग्राम कीट पेट के नष्ट हो, जलन हो, आराम। ये कीट और कीट यानी कृमि। और अजवाइन को छाछ के साथ कृमि का प्रयोग, बच्चों की कृमि के लिए, कृमि नष्ट होते हैं तो बच्चों के लिए अगर बच्चा है छाछ में थोड़ा सा अजवाइन भुना हुआ डाल देते हैं तो उससे बच्चे के छाछ, हींग, सेंधा, नमक दूर करे सब रोग, जीरा उसमें डालकर पिए सदा यह हो। अब यहाँ छाछ के साथ क्या क्या मिला के पीना फायदे कारक है ये बताया। छाछ के साथ हींग, सेंधा नमक और जीरा। गुजराती में भी गुजराती लोग भी धनिया और जीरा और सेंधा नमक मिला के लेते और हींग भी डालते। लेकिन आमतौर पे सब जगह नहीं होगा, लेकिन ये घरेलू नुस्खा है। अगर छाछ में ये मिला के हर दिन अगर अपन एक मसाला बना के रखते और आधा चम्मच डाल दिया छाछ में, तो इसका फायदा क्या है? दूर करे सब रोग, यानी बीमारी नहीं आने देगा। क्योंकि मैंने बोला ना, पीतकर है, पाचक है, दीपक है, लेकिन मात्रा, बार बार मैं कह रहा हूं, मात्रा से ज्यादा नहीं। अब यहाँ हींग की जो बात करी है तो हींग के गुण भी देख लिए। आगे भी एक आया था तो मैंने बताया था कि हींग बहुत तीव्र है, उग्र है। यहाँ हींग की अपन थोड़े गुणधर्म देख लेते हैं। कफ वात नाशक, पीतकर हो तो कफ वात नाशक हो, ये बात सही है। वेदक, वायु अनुलोमक, यानी गैस बनने नहीं देता, पेट गैस का निकाल होता है, तो अनुलोमक भी है। तो ये योग अच्छा है। एक बार मसाला बना के रख दिए सप्रमाण, लेकिन हींग थोड़ा कम रखना है। यानी एक बार हींग, 2 बार सेंधा नमक, 4 बार जीरा भुना हुआ, इसका एक योग बना के
अगर आप इस्तेमाल करते हो और 1 ग्राम जितना डाल के छाछ के साथ लेते हो तो शायद ये योग से जो बताया है उससे सब रोगों से दूर हो सकते हो। लेकिन देखो शास्त्रों ने कभी लिखा है, लेकिन ये मत समझ लेना कि ये अमृत हो गया, अपने को अमरत्व दे देगा, ऐसा कभी नहीं। जैसे एक औषध अपना काम करती है वैसे ही अपना खाना पीना रहना सहना सब अपना अपने तौर से अपना अपना फायदा भी कर रही है, नुकसान भी कर रही है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि सिर्फ बता दिया कि सब लोग दूर हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है। ये एक घरेलू नुस्खा है, उसको सही मायने में अपने को इस्तेमाल करना है। हाँ, इससे बीमारियां कम आएगी ये कह सकते हैं, लेकिन सब बीमारियों का मिटाव हो जाएगा ये कहना उचित नहीं है, ये मानना भी उचित नहीं। लौकी का रस पीजिए, चौकर युक्त पिसाई, तुलसी, गुड़, सेंधा, नमक, हृदय रोग निदान। अभी हार्ट डिजीज, हृदय रोग, लौकी का तो बहुत ही प्रचलन हो गया है। लौकी का रस पीजिए, चौकर युक्त पिसाई। अब ये चौकर यानी हल्का छोटे छोटे टुकड़े करके उबाल के, तुलसी, गुड़, सेंधा, नमक, 3 बार बताइए, तुलसी, गुड़ और सेंधा नमक, हृदय रोग निदान। तो ये एक सूप बन जाएगा और इसको पीने से आपको फायदा होगा। कि लौकी हिंदी में लिया बोलते हैं, रामचौराई बोलते हैं, और उत्तर भारत में ये बहुत प्रचलित योग बन गया है, वहाँ फायदे की चीजें मिलती हैं। लेकिन लौकी कड़वी भी होती है, मीठी भी होती है। अगर भूल से कड़वी वाला जो पी लिया तो नुकसान अवश्य होने की गुंजाइश है। तो पहले हल्का सा थोड़ा काट के चाट के फिर लौकी का प्रयोग करना चाहिए। अब इसके लौकी के गुण भी है, शीत, मधुर, स्निग्ध, शुक्रवर्धक। हृदय रोग, खांसी और आव करे बदनाम, 2 अनार खाई सदा बनते बीड़े काम। अनार यानी दाड़म, पोमोग्रेनेट। सिर्फ 2 अनार खाने का बता है, कुछ मिलावट नहीं, कुछ नहीं, 2 अनार। अब मैंने तो कई बार ये सिर्फ अनार से काफी चिकित्सक होने के नाते मैंने लाभ लिए है। अनार ऐसा एक फल है जो खून को भी बढ़ाता है, अग्नि को भी बढ़ाता है, मुंह के छाले को भी मिटाता है, और आमतौर पे है गुण के हिसाब से ग्राही, लेकिन वो इतना ग्राही नहीं है। वो पाचन करके फिर मन का तो विसर्जन करवाएगा ही है। तो ये बात भी समझ लेना जरूरी है कि ये ग्राही यानी पाचन करके तो मन को विसर्जन करवाएगा। दस्त होता है तब जाके ये थोड़ी देर के लिए दस्त को रोक लेता है, लेकिन फिर वापस वो उसको भी शरीर को सुधार के फिर मल को तो निकाल दो। तो इसके 2 गुण हैं, ग्राही भी है और दीपक पाचक भी। तो ये गुण को मद्देनजर रखते ये बनाया है। और मूली खाओ हर दिवस, करे रोग का नाश, गैस और पाइल्स का मिट जाए संत्रास। अब पाइल्स यानी अर्श बोलते हैं संस्कृत में, मस्सा, पाइल्स, यहाँ पाइल्स इस्तेमाल शब्द होगा। मूली
खाओ हर दिन, करे रोग का नाश, गैस और पाइल्स का मिट जाए संत्रास। मूली में मैं अपने अनुभव से छोटी जो बाल मूली होती है वो खानी चाहिए, जाने वाली, मोटी वाली, ज्यादा रेशा वाली वैसी मूली का बात नहीं है। छोटी बाल मूली उसको बोलते हैं, यानी छोटी छोटी वैसी मूली खाने का बताया है। मूली के गुण भी देखते हैं। देखो यहाँ भी शास्त्रों में भी जहाँ से मैंने लिया वहां भी स्पष्ट लिखा है, छोटी मूली रुचिकर, पाचक, उसमें प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, विटामिन ए, सी, कॉपर एंड पोटेशियम, इतना सारा इसके अंदर केमिकल यानी रसायन पड़ा है। तो मूली के लिए ये गुण जो है ये काम गुण के हिसाब से हो रहा है ऐसा मानना रहेगा। मछली के संग दूध या दूध, चाय, नमकीन चर्म रोग के साथ में रोग बुलाते तीन, यानी मछली के साथ दूध आहार, मछली के साथ दूध नहीं लेना है, चाय के साथ भी नहीं लेनी है, नमकीन यानी जेलपरा खाना। अब एक बात हमने जो तजुर्बे से देखा कि कई बार मछली के तेल से कोड लिवर ऑयल की टेबलेट बजा दी और किसी ने बता दिया और कॉड लिवर ऑयल की टेबलेट खाना शुरू कर दी। लेकिन ये जो विरुद्ध आहार वाली बात आई है, तो अगर गलती से कोई ऐसा करता है तो मैं अपने सुझाव से कह रहा हूँ कि बिना समझे शास्त्र को, बिना जाने ऐसे किसी के कहने सुनने से कुछ दवाइयाँ ऐसी है जो नहीं करनी चाहिए कि आपने किसी को बता दिया कि इससे फायदा होगा, लेकिन विरुद्ध आहार होने के नाते आज नहीं तो कल चर्म के रोग या तो खून के अंदर भी काफी और बीमारियां आने की गुंजाइश बनी रहती है। रोज मुलठी चूसिए, कफ पार आ जाए, बने सुरीला कंठ भी सबको लगत सुहाए। मुलेठी यानी जिसे गुजराती में अपन चीटी में बोलते हैं, यष्टि मधु संस्कृत नाम। मुलेठी सबको मालूम है कि मुलेठी से मुंह के रोगी में काफी कम करता है, खून को भी बंद करता है, कहीं खून निकलता है, अगर आप मुलेठी दबा दिए तो खून भी बंद हो जाता है। और उसके गुणधर्म के साथ देख लेते हैं, रुष्य, मधुर, रुच्य, बल्य, गुरु, शीतल, चक्षीय और वर्णकर। तो ये मुलेठी के गुणधर्म भी मैंने बता दिए। और स्निग्ध है, केश्य है, केश्य यानी बालों के लिए हितकर, शुक्रल और रक्त पित्त नाशक, यानी गर्मी के रोग जितने भी हैं और पीठ के बढ़ावे से जितने भी रोग हैं उसमें ये लाभदायी। मिश्री कत्था तनिक सा जूस मुंह में डाल, मुंह में छाला हो अगर दूर हो तत्काल। अब यहाँ कत्था लिखा है और कत्था बनता है खदीर से। तो खदीर के जो गुण है, आयुर्वेद में दवाई भी बनती है खदीर आदि बटी। तो मिश्री कत्था तनिक सा, तो मिश्री और कत्था दोनों मिला के में अगर आप चुटकी भर ले लेते हो तो छाले में फायदा होगा। और यहाँ लिखा है दूर हो तत्काल, तत्काल यानी 2 मिनट में नहीं, लेकिन लगातार
तो ये हो गया मिश्री कच्चे वाला। पुदीना और इलायची लीजिए 2-2 ग्राम, खाइए उससे उबाल कर उल्टी से आराम। अब ये वॉमिटिंग के लिए उल्टी छर्दी बोलते हैं संस्कृत में, छर्दी। पुदीना गुरु है, स्वादु है, रुचिकर है, रदीय है, अग्निमाद्य भरपूर करना, वायु हर है और अनुलोमक है और भूमिग्न भी है। और इलायची शीतल है, पाककाल पे कटु यानी तीखी है, सुगंधी है, तो सुगंध में मुंह में सुगंध लाती है, पित्तकर है, मुख शोधक है और मस्तक शोधक है। तो ये दोनों का जो योग है वो 2-2 ग्राम। अब 2-2 ग्राम के लिए मैं राजी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि इलायची 2 ग्राम यानी काफी मात्रा बन जाती है। तो ये इमरजेंसी का नुस्खा है उल्टी के लिए। फिर भी मैं ये जरूर कहूँगा कि 2 ग्राम के बजाय 1-1 ग्राम लेके इस्तेमाल करें। फिर मुड़ दो आप हर आधे घंटे पौने घंटे के बाद या घंटे के बाद फिर दोबारा मुड़ दो, लेकिन एक साथ ये मात्रा मेरे हिसाब से उचित नहीं रहेगी। मैं इसका खंडन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इलायची का जो गुण है, पुदीना ले सकते हैं 2 ग्राम, लेकिन इलायची का जो गुण है 2 ग्राम, ये मुझे थोड़ा उचित नहीं लग रहा है। मैं अपने तौर से इसका खंडन नहीं कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये एक मशवरा दे रहा हूँ, 1-1 ग्राम से शुरू करिए, भले मुड़ देना, आधे घंटे पौने घंटे में एक बार और देना, फिर 1 घंटे बाद एक बार और देना, तो नुकसान भी कम होगा और फायदा ज्यादा। खट्टा दाढ़ी रस दही गाजर साग पकाए, दूर करेगा अर्श को जो भी इसको खाए। अब यहाँ दही का रस, दालिम का रस यानी अनार का रस, दही और गाजर साग पकाए। अब ये मेरे ध्यान में आज पहली बार आया, तो मैं इसके लिए तो नहीं कहूँगा, लेकिन प्रयोग करके देखना है। दूर करेगा अर्श को जो भी इसको खाए। तो मैं इसके लिए सिर्फ आपको सुभाषित सुना दिया हूँ, चाहे आपको करना है, करना नहीं करना ये आपको करना है। रस अनार की कली का नाक बूंद 2 डाल, खून बहे जो नाक से बंद हो तत्काल। ये कईयों की ये बीमारी होती है, नाक से अचानक ही खून गिरना चालू होता है। गुजराती में नसकोरी फुटवी। तो अनार के रस की यानी अनार के पेड़ के कली का रस के 2 बूंद नाक में डालने का बताया, और शास्त्र में है, प्रयोग भी होते हैं और लाभ भी मिलता है। खून मुनक का सूद कीने सेंधा नमक मिलाए, चक्कर आना बंद हो जो भी इसको खाए। अब यहाँ चक्कर यानी वर्टिगो भी कह सकते हैं, भ्रम भी कह सकते हैं, और ये नुस्खा उसके ऊपर। खून मुनक का सूद की, अब ये मुनक काली के लिए 2 बातें बाजार में दिखने में। एक काली वाली जो द्राक्ष आती है उसको मुनक्का कहते हैं, एक मुनक्का करके बड़े वाली द्राक्ष भी आती है जो लाल कलर की होती है, उसको भी मुनक्का कहते हैं। तो है तो द्राक्ष ही, लेकिन 2 अलग अलग वैरायटी को मुनक्का मान के चल रहे हैं। तो अपन ये दोनों में से कोई भी इस्तेमाल करके देख लेना चाहिए। और हिंदी में मुनक्का को बेदाना भी कहते हैं, और
शास्त्र में जहां से मैंने ये इसके लिए जो संदर्भ लिया तो वहां बताया है कि कारी द्राक्ष को मुनक्का कहते हैं। तो मैंने उसी तौर से उसी को मद्देनजर रखते हुए आपके सामने, बाकी बाजार में आप किसी ड्राई फ्रूट की दुकान पे जाओगे तो मुनक्का करके अलग से लाल वाली बड़ी वाली द्राक्ष मिलती है, उसको मुनक्का कहते हैं। तो मैंने ये स्पष्टता इसलिए करी कि दोनों के फायदे होंगे और दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके गुण भी है, स्वरीय है, मधुर, सारक, शीत, पाक का स्निग्ध, रुचिकर तो है। ताजा करेला, दूध रखे ताजा माजा, चार बात और चारों के गुण एक में जोड़ के ये सुभाषित बना है। परवल तो है शाक के राजा। आयुर्वेद में शाक श्रेष्ठ परवल को बताया है और भाजी श्रेष्ठ जो बार बार अपन बोलते हैं जीवंती, उसकी लौकी ताजा माजा, यानी लौकी जो लेनी है वो नरम वाली ताजी लेनी। गुणकारी कड़वा करेला, आगे के भी एक वेबिनार में मैंने बताया था करेले का इस्तेमाल कम हो गया। पहले करेला खाए जाते थे, अब बुजुर्ग खाते हैं, बच्चे को तो करेले का स्वाद मुनासिब नहीं लगता, वो नहीं खाते। लेकिन करेला को बहुत गुणकारी है। मधुमेह के लिए करेला बहुत फायदा कारक है। और दूध रखे ताजा माजा, दूध की बात आ गई फिर वापिस। दूध संपूर्ण आहार है, ये सब जानते हैं, और दूध लेना ही चाहिए। हाँ, कहीं अलग अलग बातें और अलग अलग मतें आ रहे हैं कि कोई कहते हैं दूध अभी अच्छा नहीं आ रहा है, कोई कहते हैं गाय का कहने से गाय का नहीं होता है, ये है वो है। लेकिन दूध जो भी मिल रहा, मैंने आगे भी एक वेबिनार में बताया था कि जो डेयरियों से दूध मिल रहा है, 25-30 साल से पैकिंग आ रहा है, पैकिंग डेयरियों से दूध आ रहा है, लेकिन 25-30 साल में कभी भी ऐसा सुनना नहीं मिला कि ये दूध लगातार पीने से किसी की जान गई या किसी को कोई तकलीफ हो गई। तो मैं अपने हिसाब से कि हाँ, फायदे में या गुणधर्म में थोड़ा उतार चढ़ाव आता होगा, लेकिन जो मिल रहा है वो नुकसान तो नहीं करता होगा। अगर करता होगा तो 25 साल से पैकिंग वाला दूध आ रहा है, तो अभी तक तो कहीं उसके ऊपर अलग अलग घटनाएं बनी होती, लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई नहीं है कि दूध पीने से किसी को कोई तकलीफ हुई। प्रतिदिन रात के समय दूध साथ की जाए, कब्ज पुराना दूर हो, उधर रोग मिटाए। मैं हर बार कहता हूँ और अपने गुजराती में भी राते वार दूध थी करवाने की नीचे, यानी रात को दूध लेना ही चाहिए, चाहे वो खाने के साथ। अमर 32 लघु शंका और सोच में बैठो दंती पीस, यानी ये ऐसी है कि जब अपन मर दांत को जोड़ के रखना है, पीस यानी क्रिया की बात है, तो मैं इसके ऊपर तो ज्यादा नहीं बोलूंगा। नमक महीन मिलाइए और सरसों का तेल, नित्य मले कीड़ा हरे, छूटे जात सब मेल। अब ये जोड़ों के दर्द के लिए भी है और जिनकी चमड़ियों के
ज्यादा है, कालापन हो गया है, तो उसको साफ करने के लिए भी ये योग बताया। नमक महीन पीस के, बहुत बारीक पिसा हुआ नमक, सरसों के तेल गोल बना के सील करना है और फिर उसको छान के उसका इस्तेमाल करना है। जो दातुन बबूल की नित्य करे मन लाए, 20 मिनट मजबूत हो, पायरिया मिट जाए। बबूल, जिसको गुजराती में अपन बावल कहते हैं, और बावल का दातन तो गुजरात में तो बहुत प्रचलित है, अभी धीरे धीरे बंद हो गया, पाउडर और ये पेस्ट आ गया उसके हिसाब से। लेकिन बबूल का जो है वो काफी गुणकारी है, क्योंकि बबूल का एक गुण जो है वो सबको समझने जैसा है कि ये मुंह में जब अपन बबूल के दांतों से अगर मुंह में उसका रस जाता है तो मुंह के अंदर से जो स्त्राव होता है वो स्त्राव को अल्कलीन बना के, तो डायबिटीज में ये सिर्फ दातुन करने से भी फायदा होता है। डायबिटीज की गुंजाइश यानी होने की फायदा हो रहा है, डायबिटीज नहीं होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन रोक सकता है ये बबूल के दांतों से ये फायदा है। और काली मिर्च के पीस कर घी बुरा सब खाए, नेत्र रोग सब दूर हो, गीत दृष्टि हो जाए। अब काली मिर्च पीस कर यानी महीन पीस कर कपड़ छाप, घी और बुरा यानी शक्कर का पाउडर, तीनों सप्रमाण लेना है। इसको मिला के खाओ, नेत्र रोग सब दूर हो, गीत दृष्टि हो जाएगी, यानी आंखों के रोशनी बढ़ेगी, तेजी आ जाएगी आंख पे। तो ये सब घरेलू नुस्खों जो मैंने आज बताए, और 3 वेबिनार से जो हिंदी की श्रृंखला चल रही थी, आज हिंदी के वेबिनार की समापन करेंगे। और जहाँ मुझे जो लगा वो मैंने आपको बताया, लेकिन अंत में बंद होते पहले यानी मैं विराम लेते पहले ये बात बता देता हूँ, कहीं कहीं जहां अपन को कुछ गड़बड़ी लगे तो किसी वैद्य या किसी जाने हुए आदमी से सलाह मशवरा करके प्रयोग करना उचित रहेगा। जय धन्वंतरी। जय धन्वंतरी, जय धन्वंतरी। बढ़िया रहा वक्तव्य विद्या श्री विनोद भाई ठक्कर ने। आज आयुर्वेद के सुभाषितों, आयुर्वेद के दोहे के हिंदी जो दोहे हैं उसका विश्लेषण किया है। शुरुआत में आज ग्वारपाठा और आंवला के बारे में बताया, और ग्वारपाठा और आंवला दोनों अच्छा है, उसका गुण बहुत बढ़िया है। दालचीनी के बारे में बताया, वो डायरिया या मुख में दुर्गंध और जो मीठा पान होते हैं उसमें भी दालचीनी का टुकड़ा डाला जाता है। दंतमंजन बनता है, दंतमंजन में भी दालचीनी इस्तेमाल होती है। तो दालचीनी से हेलिटोसिस मीन्स मुख में दुर्गंध आना, मुख में बदबू आना, तो बदबू को दूर करता है दालचीनी। तो भोजन के बाद दालचीनी का टुकड़ा चबाना चाहिए। डायरिया में भी मीन्स दस्त में भी गुणकारी है दालचीनी। आंवला के बारे में बताया और हल्दी के बारे में बताया। आयुर्वेद में धात्री निशा चूर्ण है, वो डायबिटीज़ में मधुमेह की चिकित्सा में इस्तेमाल होता है। धात्री निशा चूर्ण, आंवला को धात्री बोलते हैं और हल्दी को निशा बोलते हैं, तो धात्री निशा चूर्ण। बाद में छाछ के बारे में भी बताया, बटर मिल्क, और बटर मिल्क में जो उसमें मसाला डाल के पिया जाता है, बटर मिल्क मीन्स छाछ।
तो सास का मसाला में जो करी लीफ, मीठा नीम, तो उसका जो पत्ते हैं उसको सुखा दिया जाता है। पुदीना के पत्ते उसको भी सुखा दिया जाता है। धनिया के पत्ते उसको भी सुखा दिया जाता है और उसका तीनों का बाद में पाउडर किया जाता है और उसमें काला नमक, सेंधा नमक, जीरा ऐसा कुछ डाल के सास के मसाला तैयार किया जाता है और दोपहर में सास के साथ पिया जाता है। सास में हींग भी डाला जाता है। हिंगाष्टक चूर्ण भी कुछ लोग हिंगाष्टक चूर्ण या लवण बास का चूर्ण दोपहर में छाछ में डालते हैं। दूसरा गुनगुना पानी पीने के बारे में बताया। सौंठ के साथ जो उबला हुआ पानी है उसको उष्णोदक औषधि जल बोलते हैं। तो वो सर्दी जुकाम हो गया हो तब सौंठ युक्त उष्णोदक जल बढ़िया है। और अजवाइन की भाप के बारे में भी बताया। तो अजवाइन की भाप लेने से जो सर्दी जुकाम हो गया है उसमें राहत मिलती है। और अनार मीन्स दाड़िम। तो अनारदाना जो जाड़ा में भी गुणकारी है। जाड़ा मीन्स जो दस्त हो गया है, डायरिया हो गया। मुंह के छाले में भी अनारदाना गुणकारी है। मुंह के छाले, उसकी फल की छाल भी गुणकारी है। और मूली है, मूली पाइल्स के लिए गुणकारी है। और पथरी के लिए जो असमरी होती है उसके लिए भी मूली बढ़िया रिजल्ट देती है। मीन्स उसका जो पतली मूली है वही इस्तेमाल करना है, पतली मूली। दूसरा दूध के बारे में बताया। दूध और मछली, दूध और नमक, दूध और खट्टा फल वो विरुद्धार बनता है तो उसका सेवन नहीं करना चाहिए। और मुलेठी के बारे में बताया। मुलेठी मीन्स एस्टी मधु, जेठी मध, ग्लाइसाइराइजा ग्लेब्रा। तो जेठी मध की जो जड़ होती है वो मीठी होती है और उसका पाउडर है वो मुंह के छाल के लिए गुणकारी है। और जो उधरस हो गई है, खांसी हो गई है, तो खांसी के लिए भी मुलेठी अच्छी मानी गई है। और मुंह के छाले के लिए खदीर, कत्था और मिश्री गुणकारी है। पुदीना, एलची, ट्रैवल सिकनेस, जो बस में जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं तब उल्टी होती है तो वॉमिटिंग होती है, तो ट्रैवल सिकनेस के लिए पुदीना और इलायची गुणकारी है। और अर्स के लिए बताया दाड़िम, अनार, गाजर और दही वो भी बताया है। और अनार के पुष्प जो नक्सीर होता है, नाक में से खून टपक बहना, उसको नेजल ब्लीडिंग कहते हैं। तो उसको जब नाक में से खून बहता है, नक्सीर होता है, तब अनार के जो पुष्प है उसका रस नाक में डालने से उसका ब्लीडिंग बंद हो जाता है। और बाद में मुनक्का के बारे में बताया। मुनक्का भी शीतल है, अम्लपीत में भी गुणकारी है। और करेला, परवल, लौकी के बारे में बताया। तो करेला का सेवन करना चाहिए। करेला डायबिटीज़ में गुणकारी है, कृमि भी दूर करता है। तो करेला का सेवन हफ्ते में एक बार तो करना ही चाहिए। तो दूध के बारे में बताया। दूध जो शाम का भोजन है वो दूध के साथ किया जाता है। और दूध संपूर्ण आहार माना गया है। और रात में दूध लेने से ऊँघ बढ़िया आती है और जो निद्रा हो ऊँघ बढ़िया आती है। दातुन के बारे में बताया। बबूल के दातुन के बारे में। तो बबूल का दातुन
जो कसेला स्वाद होता है तो वो बढ़िया है। पायोरिया भी नहीं होता है। बबूल का दातुन करने से दांत निरोगी रहते हैं और दीर्घायु भी बनते हैं। तो बबूल का दातुन करना चाहिए। और लास्ट में काली मिर्च, घी और शक्कर नेत्र रोग के लिए बताया है। तो काली मिर्च पाचन करता भी है और कई मसालों में काली मिर्च का इस्तेमाल होता है। तो काली मिर्च पाचन करता है, कफ को भी दूर करता है। और त्रिकटु चूर्ण में भी काली मिर्च आती है। सौंठ और लिंडी पीपर और काली मिर्च त्रिकटु चूर्ण बनता है। वो खांसी के लिए बढ़िया है। वो शहद के साथ लिया जाता है अनुपान के तौर पर। तो बढ़िया रहा वक्तव्य, बढ़िया जानकारी मिली। आज के आयुर्वेद के दोहे है वो भोजन के आधारित थे। भोजन मीन्स जो भोजन में जो लेते हैं हम, कुछ घरेलू मरी मसाले लेते हैं और कुछ जो शाकभाजी और फल लेते हैं, तो तरकारी। तो उसका बारे में बढ़िया वक्तव्य रिया। सुभाषित के दोहे के बारे में बढ़िया जानकारी मिली। अब वैद्य श्री सुधेंदु त्रिपाठी साहब से अनुरोध है कि 2 शब्द कहें। त्रिपाठी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका प्रयास बहुत ही सार्थक है और जनोपयोगी है। जिस तरीके से आप विविध जो दोहे हैं और जनसूक्तियाँ हैं उनका तो खैर जो भावार्थ है वो समझा ही रहे हैं, उसके साथ साथ उसका जो आयुर्वेद के सिद्धांतों के ऊपर अन्वेषण कर रहे हैं, वो अंततः जो है इस चीज को तथ्यात्मक तौर पर प्रस्तुत करना है कि किस तरीके से कोई विशेष उक्ति जो है वो सार्थक है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास रहा है सर, हम सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। और ये कहीं ना कहीं जन समुदाय में उपलब्ध जो वस्तुएं हैं उनका पथ्य अपथ्य और किस तरीके से औषधीय प्रयोग हो सकता है उसका सारगर्भित जो प्रयास और प्रस्तुति कर रहे हैं पिछले 4-5 भागों से, वो बहुत ही उपयोगी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। जय धन्वंतरी, जय धन्वंतरी, शुक्रिया।